डिसीजन करने का था ही कुछ नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने हमसे मांगा ही कुछ नहीं। मैं कह रहा हूं कि हिमाचल के हितों के प्रति जब केंद्र सरकार निरंतर चिंता कर रही है और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री भी हैं उनको निरंतर जाना चाहिए प्रधानमंत्री जी के पास। किसने रोका है? ही शुड गो देयर। और जब वहां पर मीटिंग्स होती हैं तब भी जाना चाहिए, बिना मीटिंग के भी जाना चाहिए। तो ये तो फेडरल स्ट्रक्चर है, क्यों नहीं जाना चाहिए? और हम तो लगातार जनहित में सरकार के साथ खड़े हैं। वो जरा जनहित की बात तो करें। वो जनहित की बात ही नहीं करें तो हम क्या करेंगे? बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया सर। मैंने तो कुछ भी नहीं गिनाया। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने जो हमको कल दिखाया मैं तो वही गिनाया, मैं कुछ नहीं गिना रहा। नंबर एक। दूसरा, सारी स्कीमों के लिए पैसा निरंतर आ रहा है और जो बजट में नई स्कीमें आए उसके लिए प्रदेश की सरकार आगे बढ़े, छलांग मार करके पैसा लेकर के आए और मोदी जी की कमिटमेंट कभी खाली नहीं जाएगी, इतना ही कह रहा हूं। अब वो हमारे को अगर धमकाना चाहेंगे, बीजेपी को कॉर्नर करना चाहेंगे, अपने अध्यक्ष को बुलाएंगे नहीं, अपने उप मुख्यमंत्री को बुलाएंगे नहीं, और फिर आप सीधा सीधा माननीय और केंद्रीय मंत्री परिषद और केंद्रीय बीजेपी, मैं डायरेक्टली मोदी जी का नाम नहीं ले रहा हूं, वहां तक कहेंगे वो प्रदेश के बारे में निष्ठुर हैं। मैंने आपके सामने बता दिया कि कितने निष्ठुर हैं। कांग्रेस की सरकार देती है 18,000 करोड़, मोदी जी की सरकार देती है 88,000 करोड़। निष्ठुर जो है वो मोदी जी की सरकार को बोलते हैं। नहीं, सवाल एक चीज का नहीं है, हमको फाइनेंस को ओवरऑल पिक्चर के रूप में देखना पड़ेगा। हम एक पहलू को देखेंगे, आप अपनी जिम्मेवारी से बचेंगे। आप कह रहे हैं कि हमारे पास ये नहीं है इसलिए हम ये चीजें बंद कर देंगे जनहित की। अरे पहले भी तो बंद कर दी तुमने जब पैसा है। तो जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है वो मिलने से आपने कितना रेवेन्यू डेफिसिट कम किया? आपने तो रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ाया। आपने तो 40-45 हजार करोड़ का कर्जा भी लिया। और ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट ये तो इन्हें 10 साल से मालूम था और ये 17 के 17 राज्यों की बंद हुई है, केवल हिमाचल की बंद हुई। तो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड और प्रॉपर फिस्कल मैनेजमेंट, दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड। नहीं, बात ये नहीं है। बात यह है कि मैं कह रहा हूं कि फाइनेंसिस को ओवरऑल देखना पड़ेगा। आप यस और नो में जवाब नहीं ले सकते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे पहले हमारा फाइनेंस कमीशन था, बाद में नीति आयोग आ गया। नीति आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया। पहले मनरेगा थी, वीवीजी राम जी आ गया। प्रदेश सरकार को किसी भी तरह से पैसे की कमी नहीं रहेगी, ये हमारा विश्वास है और मैंने उसका आपको बजट प्रावधान बताया। हमारे सामने तो एक ये प्रेजेंटेशन दी गई जिसको मैंने आपके सामने रखा और सुझाव तो हम निरंतर ही दे रहे हैं। सब मित्रों की सरकार मत चलाओ, जनता की सरकार चलाओ, लगातार सुझाव दे रहे। मितव्ययता करो, खर्चा कटाओ, वो तो चिंता करनी ही पड़ेगी, किसी को भी सरकार चलानी है। और फिर चिंता की बात तो यह है कि क्या वो अपने मंत्रियों के सुझाव मान रहे हैं क्या,
क्या उनके मंत्री उनको सुझाव दे रहे हैं क्या? कल वो मीटिंग में भी नहीं थे। हमने इतना जरूर कहा कि विधानसभा का सेशन है और इस सेशन के अंदर बहुत सारे सवाल जवाब होंगे, तो वहां रहेंगे हमारे बीजेपी के सारे लोग, इतनी बात जरूर। हिल टूरिज्म के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कृपया आगे बढ़िए। इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी मात्रा में केंद्र देने जा रहा है। 12.2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए माननीय मोदी जी ने किया है। और मैं फिर तुलना कर रहा हूं, बीजेपी के साथ भला है या कांग्रेस के साथ भला है। आदरणीय सरदार मनमोहन सिंह जी के शासन में, सोनिया जी के मार्गदर्शन में 2014 में इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रावधान 2 लाख करोड़ था और 2026 में 12 लाख करोड़ है। आगे बढ़िए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सीआरएफ, 4 लेन हाईवेज, रेलवेज, वाटरवेज, रोपवेज लेके आइए। प्रदेश हित इसमें है कि आप जाइए और पैसा लेकर के आइए इंफ्रास्ट्रक्चर का और प्रदेश को कष्टों का निवारण करिए। हमारा सवाल है, अगर आर्थिक तंगी इतनी थी तो आपने 28 लाख बहनों को 500 रुपया महीना देने की गारंटी क्यों की? अगर आर्थिक तंगी इतनी थी तो आपने 1 लाख सरकारी पक्की नौकरी पहली कैबिनेट में 58 साल वाली देने की कमिटमेंट गारंटी क्यों की? अगर आर्थिक तंगी और बिजली बोर्ड इतना ही बुरी हालत में था तो 300 यूनिट बिजली फ्री देकर के 18 लाख उपभोक्ताओं को आप लाभान्वित करेंगे, ऐसी गारंटी क्यों दी? और इतनी आर्थिक तंगी थी तो आपने एडवाइजर्स की फौज, ओएसडीज की फौज, वकीलों की फौज शिमला से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक वो क्यों रखी भाई? गाड़ियों के काफले वो क्यों रखे भाई? चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बनाकर करोड़ों करोड़ों का खर्चा किया, अब करोड़ों रुपए के वकील लगा के उनके केस लड़ रहे। और मेरा अंतिम, उन पंचायतों से क्या दुश्मनी थी? पंचायतों के चुनाव ना होने देने के लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी, करोड़ों के वकील लगा दिए, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। अंत तो गतवा जनता की गाड़ी कमाई का पैसा खराब, लोकतंत्र का हनन हुआ। तो मेरा प्रदेश की सरकार से आग्रह है कि वो भाजपा पर दोषारोपण छोड़ दे। थोड़े से दिन सरकार के, 1.5 साल अगर बचे हैं तो वो जनहित में कुछ काम करे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश हित में, जनहित में निरंतर खड़ी थी, खड़ी है, खड़ी रहेगी। और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है
चाहे वो माने शांता कुमार जी की सरकार रही हो, चाहे आदरणीय धूमल जी की सरकार रही हो, चाहे आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार रही हो, जो जनहित के कार्य किए गए वो बेमिसाल हैं। और आज जनता वर्तमान सरकार से हिसाब मांगती है और सवाल करती है। धन्यवाद जी। की बात करते हैं कि बीजेपी जनहित में नहीं। आपने पेट्रोल और डीजल के ऊपर वैट लगाया, 7.5 रुपया लीटर लगाया। सभी प्रदेशों में रेट कम हुए, हिमाचल प्रदेश में रेट बढ़ा। आम आदमी की जेब को आपने ढीला किया। ये जनहित है। सीमेंट की बोरी के ऊपर आपने टैक्स लगाया। जब बीजेपी की सरकार थी आप बोलते थे सीमेंट हिमाचल में बनता है, हिमाचल में महंगा मिलता है। अब पंजाब हरियाणा से 100 रुपये बोरी हिमाचल में महंगी है। रेट में 100 रुपये बोरी का इजाफा हो गया। जनहित की सबसे बड़ी सेवा एचआरटीसी है। एचआरटीसी का 500 बसों का फ्लीट ऑफ हो गया। अकेले सिरमौर जिला में 55 रूट बंद हो गए। एचआरटीसी के किराए में भारी भरकम बढ़ोतरी हो गई। ये जनहित है। मैं पूछ रहा हूं उनसे, वो बोल रहे ना बीजेपी जनहित में नहीं है। और बीजेपी से क्यों पूछ रहे भाई? सरकार तो कांग्रेस की है। 3.5 साल हो चुके, जनता आपकी परफॉर्मेंस पूछना चाहती है। आप बीजेपी की परफॉर्मेंस को छोड़ दीजिए। बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं पिछली सरकार ने। अरे जनता ने पिछली सरकार को चुनाव हरा दिया। उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया होगा तो जनता ने हरा दिया, मैंडेट कांग्रेस को दे दिया। जब वो आउट हो गई सरकार से, अब जिम्मेवारी कांग्रेस की है, माननीय सुखविंदर जी की है, उनके मंत्रिमंडल की है। अब बार बार बीजेपी को बीच में लाते हैं। कुछ करके दिखाइए ना। हाँ, एक काम बहुत अच्छा किया। आजकल बेचारी औरतें बड़ी परेशान हैं। बिजली का बिल भारी भरकम आ रहा है, बेचारी सड़कों पर उतरी हैं। आए दिन बिल आता है, फिर उसके बाद बिजली वाला धमक जाता है काट देंगे बिजली, पैसे जमा कराओ। वो बहनों को किराया सस्ता मिलता था बस में, वो बंद हो गया, बसें भी बंद हो गई। राशन डिपो का सामान महंगा हो गया। लाइवलीहुड महंगी होगी। स्कूल की जो फीस है वो बढ़ गई। स्कूल में मिलने वाली वर्दी के दाम बढ़ गए। वर्दी कम हो गई, सब्सिडी खत्म हो गई। और मैं फिर एक बार आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश का जो संपूर्ण विकास दिखाई दे रहा है, उसके पीछे नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है। आज 4 लेन हाईवेज का निर्माण, टनल्स का निर्माण, बड़े बड़े पुलों का निर्माण, काश कांग्रेस की पूर्व सरकार में भी कुछ हुआ होता तो शायद हिमाचल आगे होता। हमारा आरोप इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में प्रदेश की सरकार का टोटल नॉन कोऑपरेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, प्रदेश की सरकार लगा नहीं रही है। रेलवे विस्तार के लिए कांग्रेस की सरकार ने दिए 105 करोड़ और बीजेपी की सरकार ने अभी अभी इसी साल दिए 2,911 करोड़, 27 गुना। जनहित बीजेपी के साथ है। प्रदेश की सरकार आए दिन कोई नई नौटंकी करती है। मनरेगा को लेकर पूरी सरकार
रिज के ऊपर भूख हड़ताल पर बैठ गए, जिलों में भी बैठ गए। अरे सत्ता में तुम लोग, हड़ताल भी तुम ही करोगे तो ऑपोजिशन क्या करेगी? और मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को, गांव के निवासियों को बताना चाहता हूं कि लास्ट ईयर मनरेगा में प्रावधान था 1500 करोड़ का, और जो नई योजना वीबीजी राम जी आई है उसमें प्रावधान 2026 में 1900 करोड़ का, 400 करोड़ एक्स्ट्रा है। और वीबीजी राम जी योजना में नेशन वाइड 98,000 करोड़ का प्रावधान है, जो मनरेगा से 25,000 करोड़ ज्यादा है। और मनरेगा के पिछली बार के रुके हुए जो काम हैं, पेमेंट्स हैं, उसके लिए 30,000 करोड़ रुपए का और प्रावधान। और आप धरने कर रहे हैं, प्रदेश हित में 400 करोड़ ज्यादा आ रहा है और आप धरने कर रहे हैं। बिजली का, पानी का, सड़कों का, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, ये जो धनराशियां हैं ये निरंतर अलग से विकासात्मक गतिविधियों के रूप में आ रही हैं। केंद्र की सरकार ने इस बार फिर और हिमाचल के लिए एक अवसर प्रदान किया, और वो अवसर क्या है कि फार्मा हब दुनिया का भारत ने बनना है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिमाचल प्रदेश को इंडस्ट्रियल पैकेज दिया, उसके कारण हिमाचल प्रदेश एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब बना। और पिछले कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि इस फार्मा हब का हिमाचल प्रदेश को कोई लाभ नहीं। मैं कैटेगरिकली कह रहा हूं, हजारों लाखों बच्चों को रोजगार मिला। हिमाचल प्रदेश एक पहली बार उत्पादन करने वाला प्रदेश बना। माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़िए, फार्मा हब देश को बनना है, हिमाचल का हिस्सा उसमें सर्वाधिक लेकर के आइए ताकि हिमाचल आगे बढ़े। हमारा आरोप है कि हर प्रकार का साधन होने के बावजूद एक वातावरण क्रिएट किया गया कि हमारी स्थिति ठीक नहीं है, और उसके कारण पेंशन्स रुकी, रिटायरीज के बेनिफिट्स रुके, जो जनता की सेवा की योजनाएं। अब सवाल सरकार का थोड़ी है, जनहित का सवाल है। आपने जनहित की चीजें बंद कर दी, आपने हिमकेयर जैसी योजना जिससे लाखों मरीजों का जीवन सुगम हो गया वो बंद कर दी। मोदी जी द्वारा दी गई आयुष्मान योजना हिमाचल में चलती नहीं। आयुष्मान का कार्ड लेकर के लोग घूमते रहते हैं। कन्यादान योजना, गरीब महिलाएं आज अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान रहती हैं। सहारा योजना, मुझे अभी एक महिला मिली, उसका बच्चा परमानेंट बेड के ऊपर है, 3,000 रुपए महीना सहारा में मिलता था, वो बंद है। वेलफेयर की योजना, जब तक ये पैसा मिल रहा था तब आपने संस्थान क्यों बंद किए? आपने स्कूल बंद किए, कॉलेज बंद किए, अस्पताल बंद किए, सेवा की योजनाएं बंद की, पटवार सर्कल बंद किए, तहसीलें बंद की। वो क्यों की? ये सवाल है।
आप आगे की बात कर रहे हैं, पर पीछे में जब आपको माकूल से ज्यादा पैसा मिल रहा था तब आपने और ये बंद क्यों किए? के बाद 10 साल का कंपैरिजन हमको करना चाहिए, पुराना छोड़ दे अगर जे। 4 से 14 तक आदरणीय सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार, बहन सोनिया गांधी जी की सरकार, दोनों में 10 साल में हिमाचल प्रदेश को 10,202 करोड़ और 7,899 करोड़ यानी 18,000 करोड़ रुपया 10 साल में कांग्रेस की सरकार में हिमाचल प्रदेश को मिला। और अब कंपैरिजन करिएगा, 10 साल मोदी जी की सरकार को हुए, वो जो 10 साल हैं 15 से लेकर के 25 तक हिमाचल प्रदेश को मिला 88,600 करोड़। 18,000 करोड़ मिला कांग्रेस के 10 साल में, और मोदी जी एनडीए बीजेपी की सरकार में मिला 88,600 करोड़। चिंता बीजेपी को है या कांग्रेस को है? और ये सारे आंकड़े मैं नहीं लाया, ये माने वित्त मंत्री जी ने दिए हैं। और इन्हीं आंकड़ों में एक आंकड़ा और है जिसकी चिंता करने की जरूरत है। बीजेपी की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी 2010 में, और उस समय रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को एकदम स्लैश डाउन किया गया, 10,202 करोड़ से घटा करके 7,899 करोड़ पर लाया गया, जबकि बाकी राज्यों को 150% तक का इंक्रीज दिया और हिमाचल को 50% क्रैश डाउन किया। उस समय बीजेपी की सरकार में, धूमल जी की सरकार में तो इस तरह की हुए एंड क्राई नहीं हुई। उन्होंने मितव्ययता के उपाय किए, सरकार के खर्चों को घटाया, सरकार को पटरी पर रखा और विकास की गति को तेज किया। एक इसमें और ध्यान देने योग्य बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो 10 साल मोदी जी के हैं, जिसमें 88,600 करोड़ मिला, इसमें से 5 साल कांग्रेस के हैं, 5 साल बीजेपी के। 3.25 साल माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के हैं, और इसी में 2 साल पुरानी कांग्रेस की सरकार के माननीय वीरभद्र जी के हैं। यानी केंद्र ने हिमाचल की जनता के लिए पैसा दिया, उन्होंने ये नहीं देखा कि प्रदेश में किसकी सरकार है और किसकी नहीं है। और अगर जे उसका हिसाब लगाएं तो मैं पुरानी बात को छोड़ करके इस 3.25 साल के अंदर, 3.5 साल के अंदर, क्योंकि दिसंबर में 2022 में सरकार सत्ता में आ गई, सितंबर में और आचार संहिता लग गई, तो 27,000 करोड़ रुपया केवल इसी मद में माननीय वर्तमान सरकार को प्राप्त हुआ। मैं इसको थोड़ा और एलेबोरेट करना चाहूँगा कि केंद्र सरकार यानी मोदी जी की सरकार इसमें और भी आगे रही। मैं केवल वर्तमान सरकार का हिसाब बता रहा हूँ और उसकी पूरी डिटेल फाइनेंस डिपार्टमेंट की, हिमाचल प्रदेश की है, केंद्र की नहीं।
2022-23 जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें CSS, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अदर्स, EAP, वर्ल्ड बैंक, नाबार्ड, टैक्स डिवोल्यूशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, RDG, ये मिलाकर 50,000 करोड़, 49,899 करोड़ 2023-24। फिर दोबारा CSS, GOI, EAP, वर्ल्ड बैंक, नाबार्ड, टैक्स डिवोल्यूशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, RDG, GST 43,000 करोड़, 42,923 करोड़ 24-25। इसी प्रकार 36,653, 37,000 करोड़ 25-26। इसी प्रकार 35,628 करोड़ यानी 36,000 करोड़। और ये जो धनराशि आई है इसके अलावा नेशनल हाईवे 4 लेन्स 46,000 करोड़ और नेशनल हाईवे रिपेयर मेंटेनेंस 6,000 करोड़। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की सड़कें और टनल्स इसके अतिरिक्त। और ये आंकड़ा जो ग्रैंड टोटल बनता है 2,12,000 करोड़ प्लस 46,000 करोड़ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, 4 लेन हाईवे 6,000 करोड़, रिपेयर मेंटेनेंस, नेशनल हाईवे और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। लगातार प्रदेश को, और हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे ये मिलना चाहिए, दब के मिलना चाहिए और मिलना चाहिए। परंतु प्रदेश की सरकार ने 3.25 साल में एक बार भी देश के प्रधानमंत्री को मिलकर के ये कहा कि आपने हमको इतनी इतनी राशियां दी हैं और हमको और राशि इस मद में चाहिए। हर बार केवल 3-3.25 साल में आए 6 महीने के बाद एक अटैक करना, केंद्र हमको नहीं दे रहा था। हमारे जाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द का प्रयोग किया कि कुर्सी का मोह नहीं रखना चाहिए। तो कुर्सी तो उन्हीं के पास है और हम कहेंगे कि ज्ञान दूसरों को ना दें, जरा अंदर तक ले लें, कुर्सी का मोह छोड़ दें, जनता का भी भला हो जाएगा और शायद कई कांग्रेसियों का भी भला हो जाएगा। मैं कल की बैठक के चंद बिंदु आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा और आपके माध्यम से जनहित में ध्यानार्थ लाऊंगा। हमें मालूम नहीं था बैठक में जाने से पहले कि वहाँ पर माननीय वित्त मंत्री जी की ओर से, वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री जी की ओर से, और फाइनेंस सेक्रेटरी साहब कोई रिपोर्ट रखेंगे और ना ही हमें उस रिपोर्ट की कोई पहले कॉपी मिली थी, पर वो कॉपी हमको वहीं मिली और मैं उन्हीं की कॉपी से बात करूंगा ताकि कोई कंट्राडिक्शन ना। कॉपी के पेज नंबर 6 के ऊपर वित्त मंत्री जी ने लिखा है कि जो बजट 16वें वित्त आयोग, जो हमारा बजट प्रस्तुत हुआ है 16वें वित्त आयोग ने जो हमें रिपोर्ट सबमिट की है और गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की है, उसमें और हिमाचल प्रदेश को जो टैक्स डिवोल्यूशन शेयर मिलेगा वो 9.14% मिलेगा, जबकि इससे पहले ये 0.914% बी करेक्ट, और उससे पहले 0.830% था।
और इसके अनुसार ये 13,950 करोड़ रुपया बनेगा, जो पहले की तुलना में 2,500 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा है। मैं इन्हीं की बात कर रहा हूं। इसी में इन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए और शहरी विकास के लिए 4,179 करोड़ का अलग प्रावधान है। और इसी में इन्होंने कहा कि एसडीआरएफ और एसडीएमएफ का 2,682 करोड़ का प्रावधान है। जो इंक्रीज है उसकी चर्चा नहीं, और ये जो शेयर है ये हर साल बढ़ेगा और लगभग अगले साल ये 5,000 करोड़ की इंक्रीज हो जाएगी। अब कांग्रेस के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाजपा को प्रदेश हित की चिंता नहीं है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। जो प्रेजेंटेशन माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी मैं वही बोल रहा हूं। पेज नंबर 7, कांग्रेस की गवर्नमेंट दिल्ली में 1974 to 78 प्रदेश को मिला 161 करोड़। 80 से लेकर के 84 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट, प्रदेश को मिला 207 करोड़। 85 से 90 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट दिल्ली में, प्रदेश को मिला 223 करोड़। मैं नहीं बोल रहा हूं, फाइनेंस मिनिस्टर की रिपोर्ट। 90 से 95 में थोड़ी देर के लिए मिली जुली सरकार आई, फिर आई और फिर कांग्रेस आई और प्रदेश को मिला 523 करोड़। 95-96 से 2000 बीच में थोड़े टाइम अटल जी की सरकार आई, थोड़े समय बीच में और आई, 772 करोड़। 2001 से और 2004-05 तक अटल जी की सरकार, मिला 2000 करोड़, 1979 करोड़। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले कल एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। अब वो कहने को तो सर्वदलीय बैठक थी, पर जिस पार्टी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उसी का प्रदेश अध्यक्ष अपने मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं हुआ। अब ये सवाल खड़ा होता है, उनको बुलाया गया, नहीं बुलाया गया, या वो आए, क्यों नहीं आए। और फिर स्टेटमेंट दे रहे हैं। आज मैंने देखा अखबारों में, मीडिया में, भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल के हित की चिंता नहीं है। आपको हित की चिंता होती तो बैठक में आते। और मैं बताऊंगा कैसे भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल के हित की चिंता है और कैसे कांग्रेस को हिमाचल के हित की चिंता नहीं। और उस बैठक में कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व किसने किया? पूर्व के माननीय अध्यक्ष आदरणीय राठौर साहब ने। और राठौर साहब उसी प्रकार बोल रहे थे जब वो ऑपोजिशन में प्रदेश के अध्यक्ष थे। उसी स्टाइल में उन्होंने मीटिंग के अंदर
और केंद्र की सरकार को जो भला बुरा कहना है वो शब्दावली भी मेरे पास है, मैं नहीं बोलूंगा। ऑल पार्टी मीटिंग किसी समाधान के लिए या भारतीय जनता पार्टी को कॉर्नर करने के लिए आपने योजना पूर्वक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग से एक और सवाल निकलता है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी को मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया? लोकल रहते हैं, हमारे शिमला के ही, और माननीय विधायक हैं, मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं विक्रमादित्य जी, उनको क्यों नहीं बुलाया? अर्थात एक ही राजनीतिक उद्देश्य के लिए अपने टोटल फेलियर्स, भारी भरकम भ्रष्टाचार जो पूरे प्रदेश में व्याप्त है, उसको छुपाने के लिए, एनआरकी जो पूरे प्रदेश में है उससे बचने के लिए ये ठीकरा बीजेपी पर फोड़ने के लिए ये योजना की जा रही का कोई भी एक्ट है, कोई भी एक्शन है, वो उसी दबाव के अंतर्गत दिखाई देता है, क्योंकि उनका दबाव है, इसलिए ये उस दबाव को शिफ्ट करते। गारंटियां कांग्रेस ने दी, गारंटियों के आधार पर तुम्हारी सरकार बनी, तो उसका फाइनेंशियल प्रबंधन बीजेपी ने थोड़ी करना था। तुम्हारी गारंटियों का पैसा पूरा करने का काम बीजेपी ने थोड़ी करना था। और आज इसके कारण प्रदेश की जनता त्रस्त है। चालीस महीने पूर्व हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी सरकार सत्ता में आई जो हर 6 महीने बाद अपने फेलियर्स का, अपनी नाकामयाबियों का, अपने गलत कामों का ठीकरा भाजपा पर और केंद्र की एनडीए सरकार पर डालने का प्रयास करती है। थोड़ा स्मरण करने की आवश्यकता है। ये सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, जो आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, ये ऑर्गेनिक वोटिंग से सत्ता में नहीं आई। मैनिपुलेशन, गारंटियां देकर वोटों को मैनिपुलेट किया गया। युवाओं को, बहनों को, किसानों को, और जब सत्ता में आ गए तो वो जो अरबों रुपए की गारंटियां सरकार ने दी, सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने दी,
वो गारंटियां 3.25 साल से सरकार के सिर चढ़ करके बोल रही हैं। मीडिया के सभी साथियों को सादर नमस्कार। आप सबका बहुत धन्यवाद। प्रातःकाल आपको कष्ट दिया। इस मीडिया वार्तालाप में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, उपस्थित साथियों,